मुझे कूड़े के ढेर में एक घायल लोमड़ी मिली थी। खाली समय में मुझे उसकी मुलायम खाल पर लेटना और सोना बहुत सुकून देता था। लेकिन एक दिन जैसे ही उसके घाव भरे, वह इंसान के रूप में बदल गई और खिड़की से कूद कर भाग गई। मैं पूरी तरह अचंभे था। मैंने तो हमेशा उसे एक जानवर की तरह ही पाला था। भला साथी बनाने से इसका क्या लेना देना। इसके बाद मैंने एक मोटा ताजा समोयेड कुत्ता खरीदा। जैसे ही मैं उसे घर लाया, दरवाजे पर मुझे वही लोमड़ी बैठी दिखाई दी। मुझे लगा कि यह मेरा समोयेड है, लेकिन घर लाने के तीसरे दिन ही वह इंसानी रूप में बदल गई। अब वह मेरे सोफे पर आराम से बैठकर आलू के चिप्स खा रही थी और टीवी देख रही थी। जब भी कोई खुशी का पल आता तो उसकी मुलायम पूंछ खुशी से हिलने लगती। उस पल पता नहीं मैंने कितनी बार मन ही मन खुद को शांत किया। उसने मुझसे कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं एक विकसित बुद्धिमान प्रजाति हूँ। तुम मुझे क्या कुत्ते का खाना खिलाना चाहते हो? मुझे मांस चाहिए, समझे? मैं ऐसी नीच प्रजाति नहीं हूँ जो इंसानों के सामने पूंछ हिलाकर भीख मांगे। मैं अवाक रह गया। इस लोमड़ी को पालना किसी आफत से कम नहीं था। सफेद लोमड़ी को ढूंढते हुए 3 महीने बीत चुके थे। एक तूफानी रात में वे बाहर निकली और जाने से पहले मुझे तीखी चेतावनी दी। लोमड़ी का जीवन में केवल एक ही साथी होता है। मुझे पहले से ही एक लोमड़ी पसंद है और मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अपने घिनौने विचार अपने पास रखो। इतना कहकर वह चली गई। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा। मैंने तो हमेशा उसे एक जानवर की तरह ही पाला था। उसकी ये बातें मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। जो काफी सोचने पर भी कुछ समझ नहीं आया तो मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। नया मोड़ इसके 2 हफ्ते बाद मेरी एक बिजनेस पार्टनर ने मुझे एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए कॉफी शॉप में बुलाया। जब मैं अपना लैपटॉप लेकर वहां पहुंचा तो मेरी नजर सीधे जिया जियाओनियन पर पड़ी। वह लंबी पतली और बेहद गोरी थी, जो रेलिंग से टेक लगाकर नीचे की भीड़ को अधीर भाव से देख रही। मेरी पार्टनर ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर जेंग, क्या आप सुश्री शिया को जानते हैं? वह रोंगान की प्रमुख शेयर धारक है। क्या आप हमारा परिचय करवा सकते हैं? मैंने एक पल सोचा और फिर कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, बस वे मुझे बहुत सुंदर लगी। ये सुनकर मेरी पार्टनर के चेहरे पर निराशा छा गई और उनका रवैया मेरे प्रति थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम प्रोजेक्ट पर चर्चा करके बिल चुकाने के लिए उठने लगे तो मैंने देखा कि वही लोमड़ी एक सभ्य उच्च वर्ग के व्यक्ति के साथ बहुत करीब खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे के बहुत करीब हो। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी नजरें हटा ली। घर लौटे समय मैं पशु चिकित्सालय के पास से गुजरा और खिड़की में एक बड़ा प्यारा कुत्ता देखा। मैंने खुद से कहा, इंसानों और लोमड़ियों के इस अजीबोगरीब नाटक से तो बेहतर है कि मैं एक सीधा साधा कुत्ता ही पाल लूं। कम से कम वो चिप्स और टीवी का रिमोट तो नहीं छीनेगा। मैंने अपना हाथ शीशे पर रखा तो उस कुत्ते ने भी अपना पंजा उठाकर मेरी हथेली पर दबा दिया। उसी क्षण मैंने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। सच कहूं तो एक कुत्ता पालना किसी विदेशी को पालने से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक होता है। कुत्ते बोल नहीं सकते, उन्हें बस कुत्ते का खाना पसंद होता है और वे बड़े सलीकेदार होते हैं। जब मैं घर पर नहीं होता तो वो हमेशा आलस से कालीन पर लेटा रहता है और मेरे घर आने का इंतजार करता है। मैं उसे समुद्र तट, समुद्री पार्क और सील के बाड़े तक घुमाने ले गया। एक दिन मैं कॉफी शॉप गया तो वहाँ के कर्मचारियों ने कुत्ते को अंदर लाने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसे बाहर दरवाजे पर बांध दिया और सलीके से रहने की चेतावनी दी। अचानक मेरे बगल में 2 लोग आए, एक विदेशी और वही आदमी जो उस दिन उसके साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। उस आदमी ने मेरे समोए की हिलती हुई पूंछ को देखा और हंस पड़ा। उसके बगल में खड़ा विदेशी भी उदास नजर से मुझे घूरने लगा। मैंने उनकी अनदेखी की, अपने समोए के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, बेबी अच्छे बच्चे बनो, पापा आज रात तुम्हारे लिए बीफ बॉल्स बनाएंगे। इतना कहकर मैं उन दोनों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। जब मैं दुकान से बाहर निकला तो मेरा कुत्ता गायब था और फटाफट ढीला था। मैं घबरा गया। जैसे ही मैं किसी पशु संरक्षण संगठन को फोन करने वाला था, मुझे अपने बगल में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अरे वह तो मेरा बेवकूफ कुत्ता था। तभी मुझे वही लोमड़ी दिखाई दी। वह गुस्से में कहने लगी, क्या तुम पागल हो गए हो? इसे लाए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और यह मुझ पर आक्रामक हो रहा है। क्या तुम बाद में अपने कुत्तों को मुझे काटने के लिए छोड़ दोगे? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। उसके दयनीय और लगभग रोते हुए चेहरे को देखकर मैं अवाक रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। मैंने कहा, वह मेरा कुत्ता है, जाहिर है मैं उसकी रक्षा करूंगा। और तुमने तो खुद कहा था कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुम इंसानी समाज में खूब मजे कर रही हो। तभी मेरी बिजनेस पार्टनर दौड़ती हुई आई और बोली, श्रीमान जेंग, अरे बाप रे, आप यहाँ हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जिया जियाओनियन को जानते हैं? हम उस प्रोजेक्ट पर तुरंत हस्ताक्षर करेंगे। मुझे समझ आ गया कि जो औरत मेरे सोफे पर बैठकर चिप्स खाती थी और टीवी देखती थी, वह कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि बीजिंग के रोंगान परिवार की सबसे छोटी बेटी शिया जियाओनियन थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जब मैं कंपनी से बाहर निकला तो मैंने प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति और कुत्ते को आमने सामने देखा। समोए तनाव में था और गुर्रा रहा था, जबकि लोमड़ी जैसे दिखने वाली शिया जियाओनियन ने अपनी बाहें मोड़ ली थी और तिरस्कार भरी नजर से देख रही। वह ऐसी भाषा में बात कर रही थी जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन कुत्ते शायद समझ सकते थे। मैंने थोड़ी दूर खड़े होकर अपने कुत्ते के सिर को थपथपाया और कहा, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। शिया जियाओनियन एक पल चुप रही, फिर मेरे पास
आकर बैठ गई और बोली, मैं भी तुम्हारा पालतू हूँ, तुम इसे सहला सकते हो, मुझे नहीं। मैंने उसे घूरते हुए कहा, शिया शियाओनियन, तुमने मेरा कुत्ता चुरा लिया। उसने मासूमियत से अपने होंठ काट लिए और कहा, मैंने नहीं चुराया। कुत्ते का पटा बहुत ढीला था, बस सॉसेज लेकर भाग गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा, ठीक है मैं गलत, लेकिन तुम इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, तुम इसके सिर पर हाथ फेरते हो, इसके लिए खिलौने खरीदते हो और इसे चूमते भी हो। मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम पहले सिर्फ मुझे ही रखते थे। मैंने उसे याद दिलाया, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारी एक पसंदीदा लोमड़ी और अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस पर उसने अपनी सफाई पेश, वह लोमड़ी मेरा अपना भाई है, उसी माँ का बच्चा। तुम ही दूसरी औरतों को गले लगा रहे थे और प्यार कर रहे थे, जिससे मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैंने वे दुख भरी बातें कही। लोमड़ियों का जीवन भर एक ही साथी होता है, तुम जैसे चंचल और बेवफा इंसानों की तरह नहीं। उसने आगे कहा, तुमने मुझे बचाया, मुझे कितनी बार छुआ और गले लगाया, इसलिए मैंने तुम्हें अपना साथी मान लिया है। मैंने उसे साफ शब्दों में समझाया, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लोमड़ी जैसी दुनिया में साथी को कैसे परिभाषित किया जाता है, लेकिन हमारी इंसानी दुनिया में गले लगाना और सहलाना साथी का रिश्ता नहीं बनाते। रही बात खर्चों की, तो प्रोजेक्ट से मिला मेरा कमीशन तुम्हारे पिछले कुछ दिनों के खाने के खर्च का मुआवजा है। अब हिसाब बराबर हो गया है। मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुम्हारा साथी नहीं बनना चाहता, कृपया फिर कभी कुछ अजीब मत करना, अलविदा। इतना कहकर मैंने सैमी को पकड़ा और तेजी से वहाँ से चला गया। उस अजीब लोमड़ी जैसे आदमी से मैं जितना हो सके दूर रहना चाहता था। घर पहुंचकर मैंने कुत्ते के लिए गोमांस, टोफू और पत्ता गोभी का सूप बनाया और उसके सामने खाना रख दिया। उसे प्लेट चाटते हुए देखकर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैंने अपने प्यारे को पूरे दिन भूखा रखा। वह लोमड़ी जैसा इंसान सच में बहुत बुरा है। अब से जब भी हम उसे देखेंगे उससे काटेंगे, ठीक है? समवेट ने मुस्कुराते हुए अपना पंजा बढ़ाया और मुझे हाई फाइव दे दिया। रात का अजीब सा मोड़ में आधी नींद में थी, तभी मुझे अपनी ठुड्डी पर किसी रोएदार चीज का एहसास हुआ। मुझे लगा कि यह मेरा कुत्ता ही है, इसलिए मैंने सहज रूप से उसे दूर धकेल दिया और कहा, बेबी बस करो। लेकिन वह रुका नहीं और मेरी गर्दन को चाटने लगा। उसके गीले चिपचिपे स्पर्श से मुझे सहन न हुई। मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने लंबे काले रोएदार हाथों का एक जोड़ा था। वह मुझे घूर रहा था। उसके शरीर से मछली जैसी गंध आ रही थी। उसने मेरे हाथ पर दबाव डाला और गुर्राने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? हटो, क्या तुमने मुझे सुना? क्या तुम मद में हो या तुमने कोई नशा किया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझसे दोगुना बड़ा था और उसका वजन मुझ पर भारी पड़ रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने उसके पंजे पर थपथपाया और कहा, क्या हम अपनी जगह बदल सकते हैं? मुझे ऊपर रहने दो। जैसे ही हमने जगह बदली, मैं तुरंत बिस्तर से नीचे उतरी, मेज से चाकू उठाया और उसकी ओर इशारा करते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वह तुरंत चुप हो गया, नीचे कूदकर जमीन पर लेट गया। उसकी आंखें नम थीं और उसके कान लटके हुए थे। उसने उदास होकर कहा, मेरा हीट साइकिल शुरू हो गया है। मुझे तुम्हारी खुशबू की बहुत याद आ रही है। मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अपना साथी मानता हूँ, इसलिए केवल तुम्हारी खुशबू ही इसे शांत कर सकती है। मैंने उसे अजीब नजर से देखा। अपने आकार की तुलना करते हुए मुझे पता था कि मैं उसे हरा नहीं सकती और न ही घर से भगा सकती हूँ। मैंने एक गहरी आह भरी, बालकनी से अपने पुराने कपड़े उठाए और उसके सामने फेंक दिए। मैंने कहा, क्या ये ठीक है? इसे अपने पास रख लो। मैंने कुल्हाड़ी को अपने कोट पर रगड़ा। मैं 2 कदम पीछे हटी, बाहर भागी और झाड़ियों की ओर चली गई। मैं ठंडी जमीन पर काफी देर तक बैठी रही। फिर मुझे आराम महसूस हुआ और जम्हाई आई। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने तय किया कि कल उस लंपट लोमड़ी से हिसाब चुका करूंगी। अगले दिन जब मैं उठी तो लोमड़ी ने नाश्ता तैयार कर रखा था, उबले अंडे के साथ सादे नूडल्स जो देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। उसने मुझे सावधानी से देखा, बार बार अपने एप्रन पर हाथ पोंछे, मानो मुस्कुराकर मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने हल्की सी हंसी और ठंडे चेहरे के साथ दरवाजे के फ्रेम का सहारा लिया। मैंने पूछा, कल रात क्या हुआ था? उसने जवाब दिया, मेरा हीट चक्र शुरू हो गया था और मुझे तुम्हारी खुशबू की इतनी याद आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने चौंक कर कहा, शियाशिया, तुम्हें हीट चक्र के दौरान मेरी खुशबू की क्या जरूरत है? उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अपना साथी मानती हूँ, इसलिए केवल तुम्हारी खुशबू ही मेरे चक्र को शांत कर सकती है। इस तरह का मजबूत बंधन अगर मैं तुम्हें यह नहीं दूंगी तो भविष्य में तुम्हारे चक्र के दौरान तुम क्या करोगे? तुम बस मुझे दीवार पर सिर पटाते और मरते हुए देख सकते हो। मैंने तुम्हें चुना है और केवल तुम ही मुझे शांत कर सकते हो। मैंने हैरान होकर सोचा, क्या सभी लोमड़ी मानव इतने मजबूत और दृढ़ होते हैं? उसने अपना पंजा मेरे घुटने पर टिका दिया और गिड़गिड़ाने लगी, कुत्ते को छोड़ दो और मुझे अपना लो। मेरा फर उसके फर से मोटा, मुलायम और अधिक आज्ञाकारी है। मैं आपके लिए पैसे भी कमा सकती हूँ जिन्हें आप खर्च कर सकते हैं। कृपया मुझे अपने पास रखें, मुझे अकेला मत छोड़ें। मिस शिया का व्यक्तित्व सुंदर, अच्छे परिवार से एक लाडली राजकुमारी, ये बिल्कुल मेरे सामने खड़ी उस नखरीली, थोड़ी दयनीय लोमड़ी जैसी दिखने वाली औरत जैसा ही था। मैं एक पल के लिए चुप रही और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर मेरी सहकर्मी खड़ी। मैंने लोमड़ी वाली औरत से कहा, जाओ अपने कमरे में छिप जाओ, लेकिन वह जिद करने लगी, नहीं, अगर तुम उस बुरी इंसान तुम्हारी सहकर्मी के साथ कुछ ऐसा करना चाहती हो जो मैं देख न सकूं तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ईर्ष्यालु शिया शियाओनी
नियन बेवजह परेशान हो रही है। मैंने घबरा कर उसे डांटा, अगर तुम नहीं छिपोगी तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। उसने तुरंत अपना नखरा दिखाते हुए कहा, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, एक भोली भाली लड़की पर। अच्छी बच्ची, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं अवाक रह गई, उसकी इस दोहरी सोच को समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसे किसी तरह अंदर भेजा और दरवाजा खोलकर अपनी सहकर्मी को अंदर आने दिया। मेरी सहकर्मी ने कहा, तो तुमने नूडल्स बनाए हैं? मुझे लगा तुमने खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सले हुए आटे के टुकड़े ले आई। मैंने राह की सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, नूडल्स इस कुत्ते को दे दूं, मुझे तो बस तली हुई आटे की स्टिक्स चाहिए थी, धन्यवाद। जब मैं कुत्ते से बात करके घर लौटी तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने चप्पलें पहनी और अंधेरे लिविंग रूम में देखा। सोचा कि अब तक वह लोमड़ी इंसान जा चुका होगा। राहत की सांस लेते हुए जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो लोमड़ी इंसान मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैं चौंक गई और 2 कदम पीछे हट गई, जिससे मेरी पीठ मेज के कोने से टकरा गई। दर्द से मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने ताना मारा, तुम्हें यही मिलना चाहिए था, चंचल इंसानों को सजा मिलनी ही चाहिए। फिर उसने अपनी पूंछ दिखाते हुए कहा, अगर अभी भी दर्द हो तो मेरी पूंछ के बाल पकड़ लो, मैं अभी भी गर्मी में हूँ, लेकिन ज्यादा जोर से मत दबाना। मैंने भावहीन होकर उसी पूंछ को एक बार दबाया तो वह खांसने लगा, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें नम थी। वह उत्सुकता से अपनी पूंछ का सिरा मेरी हथेली में डालने की कोशिश करने लगा और बोला, और जोर से चुटकी काट सकते हो बेबी, मजा आ रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं झिझक गई। मैंने पूछा, तुम मेरे घर से कब जा रही हो? उसने दुखी होकर कहा, मैं जाना नहीं चाहती, कम से कम मेरी गर्मी खत्म होने तक तो रुकने दो। चाहे मैं लोमड़ी के रूप में रहूं या इंसान के रूप में, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरे पास बहुत ऐसा है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? कौन एक लोमड़ी को पत्नी के रूप में चुनेगा? अगर मुझे कोई खा जाए तो? मैंने उससे कहा, इसके अलावा तुम अपनी हीट साइकिल के दौरान बहुत चिपकी रहती हो, तुम मेरा सारा रस निचोड़ लोगी और इससे किसी की जान भी जा सकती है। उसने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम एक लोमड़ी को साथी के रूप में नहीं चाहती? मैं हमेशा के लिए इंसान के रूप में रह सकती हूँ, बिना अपनी पूंछ या कान दिखाए। क्या यह ठीक है? मैंने सिर हिलाया, मैं सच में ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हारी खूबसूरती और दौलत के साथ तुम मुझसे 100 गुना बेहतर किसी को भी ढूंढ सकती हो। उसने अपना नखरा दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं एक नेक लोमड़ी हूँ, मैं अपने जीवन में केवल एक ही गति से प्यार करूंगी और मैं कभी नहीं बदलूंगी। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं तुम्हें पसंद करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये लो अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड, जितना चाहो खर्च करो। एक बार भुगतान हो गया तो तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। फिर क्या था, उस बेशर्म लोमड़ी ने मेरे घर में अपना पक्का घर बना लिया। पता नहीं उसने यह सब कहाँ से सीखा, लेकिन अपना सारा घमंड छोड़कर उसने मेरे समोए कुत्ते सिल्वर की चमचागिरी शुरू कर दी। उसने कुत्ते को नए खिलौने, प्रीमियम खाना और ट्रीट दी। यहाँ तक कि उसने कुत्ते के लिए बकरी के दूध वाली चाय भी मंगवाई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि वे दोनों एक दूसरे की भाषा भी समझने लगे थे। जब मैं काम से घर लौटी और उन दोनों को सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे और आलू के चिप्स खाते देखा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूँ। मैंने उलझन भरे चेहरे से कहा, कुत्ते आलू के चिप्स नहीं खा सकते। यह सुनकर उसने तुरंत मुझे पैकेट दिखाया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डॉग चिप्स। वह मुस्कुराई और बोली, बेबी, इंसान भी इसे थोड़ा खा सकते हैं, क्या तुम भी थोड़ा चखना चाहोगी? मैंने सिर हिलाया और पूछा, शिया शियाओनियन, क्या तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है? रोंगान इतनी बड़ी कंपनी है, क्या तुम्हारे लिए यहाँ रोजाना ऐसे बैठे रहना ठीक है? उसने बड़े मासूम अंदाज में कहा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, अगले कुछ दिनों तक मेरा भाई मेरे काम में मदद करेगा, मेरा काम बस इस समय को गुजारना है। मैंने पूछा, तो तुम्हारा पूरा शिया परिवार हूँ समुदाय का नहीं है ना? उसने बताया, सिर्फ मेरा भाई बहन और मैं हूँ समुदाय के हैं, हमारी माँ हूँ समुदाय की है, इसलिए हम तीनों में हु जीन है। ये जीन बहुत मजबूत होते हैं, अगर हम दोनों का बचा हुआ तो वो भी हु ही होगा। इसके बाद उसने अपने होंठ सिकोड़े रसोई में गई और स्ट्रॉबेरी केक की एक प्लेट ले आई। उसने बड़ी विनम्रता से मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेबी, मैंने तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट केक बनाया है, इसमें ढेर सारी स्ट्रॉबेरी है जिन्हें खास तौर पर हवाई जहाज से मंगवाया गया है, एकदम ताजी है, छकर देखो। उसके इस उम्मीद भरे चेहरे को देखकर मैं एक पल के लिए पिघल गई। मैंने जैसे ही कांटा उठाया तभी मेरे बॉस का फोन बज उठा। उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करनी है और मुझे तुरंत कंपनी वापस आना होगा, साथ ही ओवर टाइम का भुगतान भी होगा। जब मैंने फोन रखा तो हु वाली महिला का चेहरा उतर गया। उसने उदास होकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे व्यंजन बनाए हैं, सारे तुम्हारे पसंदीदा, अगर तुम्हारे पास खाने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम जरूरी है, खा लो बेबी, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी तरफ देख सकते हो। मैं अवाक रह गई, पता नहीं उसने यह सब कहाँ से सीखा, लेकिन कभी घमंडी और अकड़ू रहने वाली लोमड़ी अब एक बहुत ही समझदार और भावुक साथी की तरह बर्ताव कर रही थी। मैंने आह भरी और कहा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस एक मीटिंग है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, खाना रख लीजिए, मैं लौट कर खा लूंगी। मैंने केक से एक स्ट्रॉबेरी उठाई, मुंह में डाली और बोली, स्ट्रॉबेरी सच में बहुत मीठी है, धन्यवाद। जब मैं कंपनी पहुंची तो मुझे पता चला कि उस प्रोजेक्ट के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों की जा रही थी। कंपनी पहुंचने पर मुझे पता चला कि जिया परिवार ने इस प्रोजेक्ट और खास तौर पर हमारे स्थान लोकेशन पर चर्चा करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। बैठक के दौरान मेरे सामने जियाओ नियान की बड़ी बहन भी मौजूद थी। वह जियाओ नियान से बिल्कुल अलग, बहुत
शांत और गंभीर थी। उन्होंने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, उनकी नाक बह रही थी, शायद उन्हें कोई हल्की एलर्जी या ठंड लगी थी, और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, क्या आपको मेरी बहन पसंद है? मैं अभी परिवार शुरू नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन समस्या यह है कि वे आपसे जुड़ी हुई है। वो लोगों के पास हर साल एक विशेष ऊर्जा स्रोत हीट साइकिल होता है और साथी की खुशबू के बिना उन्हें बहुत कष्ट होता है। मैं एक समझौता करना चाहती हूँ, आपको बस हर साल उस विशेष अवधि के दौरान उसके साथ रहना होगा और मैं आपको उसी हिसाब से भुगतान कर दूंगी। मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा, हुड जनजाति के लोगों को अपने साथी की इतनी जरूरत होती है? ऐसे में अगर उनका चुना हुआ साथी कभी मर जाए तो वे क्या करते हैं? बड़ी बहन की आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई और उन्होंने समझाया, आप साथी के महत्व को बहुत कम आंक रहे हैं। हमारी जनजाति में अगर किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो हुड जनजाति के लोग उसे बर्फीले पहाड़ों पर ले जाते हैं, वहाँ उपवास करते हैं और उसके साथ ही अपनी मृत्यु तक प्रतीक्षा करते हैं। किसी साथी के प्रति प्रतिबद्धता का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे गहरा रहस्य सौंपना होता है।